नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच पुनः एक बार उपस्थित हूँ और आज हम अपने YouTube चैनल द बिगनर नॉलेज अड्डा पे डिस्कशन करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का। मैंने इस पार्ट को पहले इसलिए चुना है कि आगामी जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, वहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट्स को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसके अलावा जो एंशियंट हिस्ट्री के जो पार्ट हैं उसके भी वीडियोज़ आप लोगों को बहुत जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें रिलीजियस के साथ साथ जो ऋग्वैदिक एरा है और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उन सब का भी वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी अपलोड करूंगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में मुस्लिम्स इन इंडिया। सबसे पहले अगर देखें तो हमने पहला लाइन ही लिख रखा है, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर शासक। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे आज उस जिस विषय का, उसमें हमारे लिए सबसे अगर उचित शब्द हम कहें तो आक्रमणकारी। शासक तो बाद में आए। सबसे पहले जो हमारे देश में जो मुस्लिम आए, जो 712 के आसपास जो आए, वो आक्रमणकारी थे और उनका मुख्य जो लक्ष्य था वो हमारे देश में जो संपत्ति थी, जो खजाना था, उसको लूटना था और यहाँ से फिर वो अपने देश के लिए उनको जाना था। अगर सबसे पहले हम बात करें मुस्लिम आक्रमणकारी का, तो जो हमारे देश में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पे सबसे पहली बार आक्रमण किया और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत की धरती पर सबसे पहला आक्रमण किया। इसके अलावा अगर और भी हम आगे जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद क्या हुआ कि भारत की धरती पर थोड़ी सी मुस्लिम जो आक्रमणकारी हुए, अटैकर्स हुए, वो थोड़े से स्टेबिलिटी की ओर कन्वर्ट हुए और इन्होंने थोड़ी अपने में स्थिरता दिखाई। और मोहम्मद गौरी के बाद जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश का जब शुरुआत होगा तो वहाँ से आप देखेंगे कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ पे स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़े और फिर शासक बने। उसके बाद जब हम 1206 से लेकर के 1526 तक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर 1526 के बाद मुगल वंश, और ये जो सीरीज होगा जो मुस्लिम इन इंडिया का, उसमें आप देखेंगे 712 से लेकर के 1707 तक का जो होगा वो प्राइम जो हमारा जो फोकस होगा, मीन्स आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के हम औरंगजेब तक का जो पार्ट है वो पूरा इसमें चर्चा करेंगे, जहां मुस्लिम आक्रमणकारी से लेकर के दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल साम्राज्य। तो आज जो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम पे जो हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ईरान के शासक थे। तो प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो ईरान के शासक थे। आपको एक एक पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देना है जो मैं अंडरलाइन या फिर मैं जो इनबॉक्स कर रहा हूँ। इसके अलावा ये भारत पर आक्रमण लूटने के लिए किया था। किस लिए किया था? कभी कभी पूछ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मोहम्मद बिन कासिम का लक्ष्य था लूटना। जैसे हमने पहले ही कहा आप सभी से कि जो शुरुआत के जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए उनका सिर्फ लक्ष्य था कि यहाँ से धन को लूटना। अगर आगे के पॉइंट में दें, इसने भारत पर आक्रमण कब? 712 एडी में किया। इसने भारत पे जो आक्रमण है वो 712 एडी में किया। ये भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? सिंध प्रांत पर किया था। इसने भारत पर जो पहला आक्रमण है वो सिंध प्रांत पे किया था। आप हर एक लाइन को देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है खास करके, वहाँ पे इसमें हर एक लाइन से एक एक प्रश्न बनते हैं। आपको एक एक लाइन को ध्यान से देना और खास करके जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे आप विशेष करके थोड़े फोकस्ड तरीके से देखें और यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आगे की लाइन की मैं बात करूँ तो इसके आक्रमण के समय सिंध प्रांत का राजा शासक कौन था? तो इसके आक्रमण के समय सिंध प्रांत का जो राजा या शासक थे वो दाहिर थे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि इसके आक्रमण के समय सिंध प्रांत के जो शासक थे वो दाहिर थे। इसके आगे की अगर मैं बात करूं, ये खलीफा की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? ये खलीफा की उपाधि धारण किया था, जिसको इसने नाम दिया था अल हजज। इस चीज को भी आप गौर से देखें। अगर इसके आगे अगर मैं बात करूं कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हमें इसकी जानकारी जो है वो चचनामा से मिलती है। और क्या हुआ था? इसने जजिया कर भी लगाया था। जैसे मैंने पहले भी बताया था और मैं इस वीडियो में भी थोड़ा आपको ब्रीफिंग कर दूं, जजिया और जकात। जजिया जो था वो गैर मुस्लिमों पर एक प्रकार का लगाया जाने वाला धार्मिक कर था और जकात जो था वो मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे की जो वीडियो सीरीज होगी उसमें करेंगे। अब इसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसकी इस व्याख्या आप इस जगह पे देखें। इसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी की ओर, तो मोहम्मद गजनवी ने कितने बार भारत पे आक्रमण किया, कब आक्रमण किया,
अब हम इसके आगे देखते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी हमने चर्चा कर दी। अब हम मोहम्मद गजनवी को देखेंगे और दूसरा जो शासक होगा मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश पर आक्रमण करता है, मोहम्मद गजनवी, अब हम उसको देखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो अब हम दूसरे आक्रमणकारी के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी, कहीं कहीं महमूद गजनवी भी रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं महमूद गजनवी, कहीं कहीं मोहम्मद गजनवी रहता है, तो आपको नाम से ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर इस आक्रमणकारी से संबंधित अगर हम आगे की बातें करें तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें, लेकिन जो प्रमुखता से जो बातें प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास करके विशेष कर से जो पूछी गई है, जो सोमनाथ मंदिर पर इसके द्वारा किए गए आक्रमण थे, तो उसकी भी चर्चा अब हम आगे करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ये कौन था, ये सुक्तबुद्दीन का पुत्र था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उनकी प्रारंभिक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछ देता है कि महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था, तो ये सुबुक्तुद्दीन का पुत्र था। अगर आगे हम देखें, इसने 998 AD मतलब ईस्वी, तो आपने कभी कभी आदमी क्या है कन्फ्यूज होता है कि AD और कभी कभी ईस्वी, तो AD और ईस्वी जो है अंग्रेजी में एनो डोमिनी AD और हिंदी में ईस्वी, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्या हुआ कि आगे अगर हम देखें तो इसने 1001 ईस्वी से लेकर के, आपको ध्यान रखना है एक एक जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। आपसे इस लाइन में 3 प्रश्न पूछ सकता है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि इसने भारत पर अपना प्रारंभिक आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी में। इसने भारत पे कब से लेकर कब तक आक्रमण किए थे, तो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक। इसने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था, तो 1027 ईस्वी तक। 3 प्रश्न हुए। चौथी प्रश्न, ये भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार। तो आप देखें इस एक लाइन में जो है आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 3 चीज़ें अंडरलाइन या इनबॉक्स अगर आप कर लेते हैं तो इस एक प्रश्न में आपको, इस एक लाइन में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहां आप आसानी से अगर इस प्रकार की प्रश्न अगर पूछे जाते हैं आपसे और परीक्षा में आती है, प्रारंभिक स्तर की जो परीक्षा होगी, अगर इन सब जगहों से अगर प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसके आगे अगर हम देखें कि इसने पहला आक्रमण, तो हमने जैसे पहले भी कहा कि इसने पहला आक्रमण जो है वो 1001 ईस्वी में, कहाँ, तो पंजाब। स्थान का भी नाम याद रखना है, किसके साथ, तो हिंदू शासक जयपाल पे किया था। इसने जो अपना पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शासक जयपाल पे किया था। जयपाल जो थे पंजाब के साथ साथ उस समय काबुल के भी शासक थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेहिंद के पास हुए युद्ध में जयपाल पराजित होकर आत्महत्या कर ली। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि स्थान कौन सा था, तो बेहिंद। शासक का नाम क्या था, जयपाल। और उन्होंने क्या किया, आत्महत्या। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि बेहिंद के पास हुए युद्ध में पराजित होने के उपरांत किस हिंदू शासक ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो शासक थे जयपाल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके आगे अगर हम बात करें, इसका सबसे चर्चित आक्रमण, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आक्रमण जो है वो 1025 का सबसे चर्चित रहा। और कहाँ किया था इसने आक्रमण, तो इसने आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। आक्रमण जो किया था वो सोमनाथ मंदिर पे किया था। और ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये इसके द्वारा किया गया 16वां आक्रमण था। ये 16वां अटैक था जो इसने भारत की धरती पे 16वां आक्रमण किया था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये 16वें आक्रमण में क्या किया, 16वें आक्रमण में क्या हुआ कि इसने सोमनाथ मंदिर से लगभग 700 किलो सोना, इस चीज़ का भी आपको याद रखना है, 700 kg गोल्ड, 700 किलो सोना और 1200 किलो लगभग चांदी इसने, माफ कीजिएगा, 700 मन सोना और 1200 मन चांदी इसने वहां से लूटा था। मन 700 मन सोना और 1200 मन चांदी ये उस जगह से लूटा था। अगर आप देखें, कभी कभी आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि मन क्या होता है, तो 40 kg, एक मन, आप एक मन बराबर 40 kg या फिर 40 kg बराबर एक मन, इस चीज को आप याद कर लें। मतलब 40 किलोग्राम बराबर एक मन या एक मन बराबर 40 किलोग्राम। तो इसने क्या किया था, 700 मन सोना और 1200 मन चांदी
वहां से ये जब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे 1025 में, तो वहां से इस आक्रमणकारी ने लूटा था। इस बात का भी कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी में, कहाँ, सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था वो कौन सा आक्रमण था, तो इसके द्वारा किया गया 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए 16वें आक्रमण में इसने 700 मन सोना और 1200 मन चांदी वहां से ये लूटा था। 1 मन बराबर 40 केजी या फिर 40 केजी बराबर 1 मन होता है। फिर इसके आगे क्या होती है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय में क्या था कि इसके समय के प्रमुख इतिहासकार थे, माफ कीजिएगा एक और पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, इसका अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ वो 1027 ईस्वी में हुआ, और 1027 ईस्वी में जो इसके आक्रमण हुए वो जाटों के खिलाफ था। तो जाटों के अगेंस्ट इसने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और क्या हुआ, इसके समय के प्रमुख इतिहासकार थे, तो इसके समय के प्रमुख इतिहासकार थे अलबरूनी, उतवी, फरूकी, सिस्तनी और फिरदौसी। ये 5 इसके समय के प्रमुख इतिहासकार हुए। कभी कभी प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जाता है, इन सभी के भी नाम आपको याद रखने हैं। इनके समय के जो प्रमुख इतिहासकार थे वो थे अलबरूनी, उतवी, फरूकी, सिस्तनी और फिरदौसी। तो ये महमूद गजनवी या फिर कहीं कहीं मोहम्मद गजनवी भी लिखा हुआ रहता है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसकी हमने चर्चा की। अब इसके आगे एक और जो आक्रमणकारी बच रहे हैं, अब हम उसका चर्चा करेंगे, मोहम्मद गौरी का। आगे देखें तो जो तीसरा आक्रमणकारी आता है भारत पे वो मोहम्मद गौरी है। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैंने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, मैं उनको दोबारा भी आप सभी के लिए रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम जो है वो है शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है और इस पे भी आपको कमांड रखना है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपसे पूछ देगा कि शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम किसका था, या फिर मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो है वो एक्सचेंज आपको वर्ड से कर देगा और यहाँ पे कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। तो आपको इस चीज का भी मालूमात या जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से प्रारंभिक परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके उत्तर आप दे सकें। अगर हम आगे अब चल कर जाए तो इसका प्रथम आक्रमण कब होता है, तो 1175 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है, तो मुल्तान पे होता है। इसने जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया था। अगर इसके आगे देखा मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था, तो मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया था तो वहां के शासक जो थे वो मूलराज थे। अगर इससे आगे अगर हम बात करें, इसने दूसरा आक्रमण उच्च के भट्टी राजपूतों के खिलाफ किया। कब किया, तो उच्च के जो भट्टी राजपूत हुए उनके खिलाफ जब इसने आक्रमण किया तो वो समय था 1176 ईस्वी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। 1176 ईस्वी में ये क्या करता है, अपना दूसरा आक्रमण उच्च के भट्टी राजपूतों के खिलाफ करता है। अगर इसके आगे हम बात करें, इसने तीसरा आक्रमण जो है इसका वो कब करता है, तो 1178 ईस्वी में इसका तीसरा आक्रमण जो होता है, मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर किया। इस आक्रमण में मूल राजदूती, ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जहां मैंने 1175 में मूलराज कहा था, 1178 में मूलराज द्वितीय। कंफ्यूजन है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पहला आक्रमण जब ये करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पे, तो मूलराज थे, और जब ये 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर आक्रमण करता है तो वहां शासक जो थे वो मूलराज द्वितीय थे। और मूलराज द्वितीय ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को परास्त किया। और ये जो 1169 ईस्वी की जो युद्ध हुई माउंट आबू पर, मूलराज द्वितीय ने जब इन्हें परास्त किया तो ये मोहम्मद गौरी की भारत की धरती पर पहली हार थी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, इसकी पहली हार थी, ये इसका प्रथम हार था भारत की धरती पर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। उसके आगे अगर हम देखें, इसके द्वारा लड़े गए युद्ध में 1191 ईस्वी, अब जो इसके द्वारा जो 3 युद्ध जो लड़े जाएंगे वो तीनों इंपॉर्टेंट है और आपको मैक्सिमम जो प्रारंभिक स्तर की जो परीक्षा होती है, अगर मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध से प्रश्न पूछ जाते हैं तो उन तीनों को विशेष करके फोकस किया जाता है। खास करके आप एसएससी और या फिर रेलवे की प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो वहां पे फोकस्ड होते हैं।
1191 ईस्वी में क्या होता है कि इसके द्वारा त्राइन के प्रथम, इस बात का ध्यान रखना है, 1191 ईस्वी और त्राइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इसे पराजित कर देते हैं। कब? 1191 में युद्ध त्राइन का प्रथम, और जो शासक इसे परास्त करते हैं उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 में जो इसके द्वारा त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया उसमें पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया। अब अगर आगे हम देखें, इसने त्राइन द्वितीय में कब? 1192 में त्राइन का द्वितीय, कब? 1192 में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। अब क्या होता है, 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान विजेता होते हैं, लेकिन त्राइन का जब द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान को ये परास्त कर देता है। मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हुए त्राइन द्वितीय युद्ध में परास्त कर देता है। इस बात का भी आपको ध्यान है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब परास्त किया था, तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कब परास्त हुए थे। शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। इसके आगे अगर हम देखें, इसने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक, ध्यान दीजिए, 1194 ईस्वी में कहा चंदावर के युद्ध में कहां के शासक? कन्नौज के शासक, किनको? जयचंद को परास्त करता है। इस बात का आप देखिए, अब यहां से मैं प्रश्न, आप जो क्वेश्चंस का जो क्रिएशन होता है वो मैं आपको बता दूं। ईस्वी 1194 आपसे पूछ देगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो चंदावर का युद्ध लड़ा था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध में कौन से शासक थे, तो जयचंद से। चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद कहाँ के शासक थे, तो जयचंद कन्नौज के शासक थे। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम आगे देखें, 1193 में इसका गुलाम कौन, यहीं से आप इसके आगे जब मुस्लिम एरा पढ़ेंगे तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। क्या होता है कि 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो क्या करता है, दिल्ली व मेरठ को जीत लेता है। दिल्ली व मेरठ को जीत लेता है। कब? 1193 में। जब हम आगे के वंश पढ़ेंगे, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश के नाम से एक सल्तनत बसाया, और वहीं से दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ती है, जो 1526 में बाबर का जब इब्राहिम लोदी से जब लड़ाई होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी को जब परास्त कर देते हैं बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई में, तो फिर मुगल वंश का आगमन होता है। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक गुलाम वंश चलेगा। लेकिन अभी इस पार्ट को आप अच्छे से देखें। बख्तियार काकी खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या करता है बख्तियार काकी खिलजी जो था, वो मोहम्मद गौरी के कहने पे, कौन? बख्तियार काकी खिलजी क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किया जाना इसके लिए क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय को जब इसने नष्ट किया था, तो वहां के पुस्तकालय को में इसने आग लगा दिया, जो लगभग 60 दिनों तक, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि 60 दिनों से अधिक समय तक वो पुस्तकालय जलती रही। जिसके कारण ये प्रश्न भी कभी कभी आपसे पूछेगा कि कौन सा आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया था, तो वो बख्तियार काकी खिलजी था। अगर आगे की बात करें कि इसका अंतिम युद्ध 1205 में खोखरों से हुआ। मोहम्मद गौरी ने जो अपना अंतिम युद्ध लड़ा था वो 1205 ईस्वी में किसके खिलाफ? खोखरों के खिलाफ लड़ा था। अब क्या होता है, इसकी हत्या 15 मार्च 1206 को, ध्यान रखना आपको, हत्या कब होती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। कहा? दमयक, एक जगह का नाम है, दमयक नामक स्थान पर कर दी जाती है। तो आपसे यहाँ जो प्रश्न पूछेंगे कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब होती है, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को। अगर आपसे ये पूछ दे कि किस स्थान पर उसकी हत्या हुई थी, तो दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई थी। अगर इसके अलावा हम देखें तो इसके द्वारा कुछ और जो युद्ध लड़े गए और जो कुछ इलाके थे उसे अपने कब्जे में लिया गया। तो 1179 में
पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान है, 1185 ईस्वी में सियालकोट, ये भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, और 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को इसने जीतकर अपने मिला लिया। तो मैं इस वीडियो में पूरा जो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी से लेकर के, जिनका 1206 ईस्वी के पहले गुलाम वंश के पहले तक, दिल्ली सल्तनत के पहले तक के जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, उनसे संबंधित जो प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए लिखा है। आप सभी वीडियो को देखें, पसंद करें और अपने विचार जोड़ दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं आप सभी को बता दूं कि इसके आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें दिल्ली सल्तनत के मैं कुल 5 वीडियो बनाऊंगा, और सभी शासनकाल जो दिल्ली सल्तनत के होंगे उनसे संबंधित मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। वो गुलाम वंश हो, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, जो 5 वंश हुए। उसके बाद मैं जो मुगल वंश के जो होंगे, तो मुगल वंश की भी जो वीडियो होगी वो 4 सीरीज होगी वीडियो की, जिसमें आप 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक देखेंगे। उसके बाद की जो वीडियो होगी, जो मॉडर्न हिस्ट्री तक जब हम जाएंगे, गांधी एरा, और उसके बाद के जो पार्ट होंगे वो आप सभी को अलग मिलेंगे। यहाँ से लेकर के आपको मुगल वंश तक कुल इसके बाद 9 और वीडियो मिलेंगे। आप सभी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।